हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने देखा था कि किस तरह से हम इमेज की वेलोसिटी निकालते हैं प्लेन मिरर में, और हमने उसमें एक बात जो सीखी थी, जो एक की लाइन हमने सीखा था, वो ये सीखा था कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का कंपोनेंट जो प्लेन के नॉर्मल के अलोंग होता है वो इमेज की वेलोसिटी के बराबर नहीं होता। बाकी सभी कंपोनेंट ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी के बराबर होते हैं। तो उसमें हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे, आज एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे है कि मान लीजिए ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, एंड दिस इज अ प्लेन मिरर। ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ से यहाँ तक है, और ये एंगल जो है इसका, उस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है, और ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो है v नॉट। मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बराबर है v नॉट आई कैप के। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज। इमेज का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो हमसे पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं इसको आपके लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका है, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे डायग्राम में ज़रूरत पड़ेगा। आप इसको क्वेश्चन को लिख लें। अब देखिए, मुझे जो हमेशा जो हमारा की रूल था, वो की रूल ये था कि अलोंग द नॉर्मल वाली जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आएगा, लेकिन जो पैरेलल टू प्लेन वाली वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे इस प्लेन मिरर के, और ये लाइन जो मैंने अभी बनाई, दिस इज द नॉर्मल। हम जानते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो जो इमेज होगी वो इमेज इस लाइन पर कहीं यहाँ होगी, यहाँ कहीं इमेज होगा। अब हमें देखना है वेलोसिटी। तो देखिए, अब ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल होगा आपका थीटा, और ये एंगल आए आपका 90 माइनस थीटा। तो वी नॉट का जो इधर कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इस वी नॉट का, इस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा आपका वी नॉट साइन 90 माइनस थीटा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आने वाला है वो है वी नॉट साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, अब हमें ये क्वेश्चन को देखना है कि किस तरह इमेज का वेलोसिटी हम लिखेंगे। तो आपको बोला गया है कि जो वेलोसिटी नॉर्मल के अलोंग होती है वो अपोजिट हो जाती है, और जो अलोंग द प्लेन होती है वो सेम रहती है। इसका मतलब ये जो हमारी इमेज है, इसकी जो वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में होगी, जो प्लेन के पैरेलल होगी, वो उतनी ही होगी जितनी हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, मतलब इस वाली लाइन के अलोंग। और ये हमारी जो लाइन है, ये मिरर के पैरेलल लाइन है। तो इस डायरेक्शन में जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, वो होगी वी नॉट कॉस साइन 90 माइनस थीटा। उसको लिख लेते हैं वी नॉट कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा, जो हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में है वी नॉट साइन थीटा, तो इमेज का जो वेलोसिटी आएगा इस डायरेक्शन में वो आएगा वी नॉट साइन थीटा। अब हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है, उन्होंने हमसे वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए बोला है। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में आपको लिख के दिखाता हूँ। अब हमें यहाँ पर x और y वाला लाइन बना लेना चाहिए, क्योंकि हमें एंगल्स देखने हैं और हमें कंपोनेंट्स करने हैं। तो ऊपर ये हुआ वर्टिकल लाइन, और अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हो गया हमारा x वाला लाइन। तो एक हो गया y वाला लाइन और एक हो गया x वाला लाइन। अब एंगल ढूंढते हैं। ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर के पैरेलल है। ये एंगल कितना होगा हमारा, थीटा। अब कंपोनेंट किए जाएं, ये थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब मैं इमेज का वेलोसिटी वेक्टर लिख रहा हूँ, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज, ये जो आएगा वो कितना आएगा। देखिए वी नॉट कॉस थीटा का इधर कंपोनेंट करिए, इधर कंपोनेंट करिए, और वी नॉट साइन थीटा का भी इधर कंपोनेंट करिए, इधर कंपोनेंट करिए, तो इधर आएगा वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसका जो इधर आएगा वो आएगा वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा। तो आई कैप में कितना आ गया, वी नॉट। अच्छा चलिए मैं पूरा कंपोनेंट करके दिखाता हूँ। वी नॉट का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा, इस वेक्टर का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा वी नॉट कॉस थीटा था, और एक कॉस थीटा और लगेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये आया वी नॉट कॉस थीटा साइन थीटा।
और अगर हम इस वाले का कंपोनेंट करेंगे तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा, वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा अगेन वो इतना ही आ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में वो वाला कंपोनेंट भी आ गया वी नॉट कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमें लिखना है वेक्टर फॉर्म, तो ऐसा करते हैं, अब हमें इनको ऐड करके लिखना है, तो इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो मैं इसी डायरेक्शन में इनका एडिशन लिख देता हूं। तो ये आया वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा आई कैप प्लस 2 वी नॉट साइन थीटा कॉस थीटा जे कैप। आपको अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये आया वी नॉट cos 2 थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन 2 थीटा जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज। ठीक, तो इस तरह से अगर कभी आपसे पूछ ले तो आप टेंशन ना लें, आप बस ये याद रखें कि जो अलोंग द नॉर्मल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है और अलोंग द नॉर्मल जो इमेज की वेलोसिटी होती है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो देखो इसकी इस डायरेक्शन में थी वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा मतलब वी नॉट साइन थीटा, तो इमेज का इस डायरेक्शन में था वी नॉट साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में किसका कितना था वी नॉट कॉस थीटा, तो इमेज का भी इस डायरेक्शन में कितना वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि अलोंग द प्लेन along the surface of the plane velocity सेम होती है। ठीक, लिख लें आप इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, और जो प्लेन मिरर है वो इस डायरेक्शन में चल के जा रहा है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से, और इसका जो एंगल है इस नॉर्मल से, प्लेन सरफेस के नॉर्मल से जो एंगल है वो है 30 डिग्री। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में चल के जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन नॉर्मल से जो इसका एंगल है वो है 60 डिग्री, और ये है हमारी ऑब्जेक्ट। हमसे पूछा है कि बताइए इमेज का वेलोसिटी कितना होगा। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि जो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के आगे है तो इमेज कहाँ मिलेगा, प्लेन मिरर के पीछे मिलेगा। तो एक बात क्लियर है कि जो इमेज होगा वो इस लाइन पे कहीं यहाँ होगा, दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज। अब हमें इमेज का लोकेशन उन्होंने नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे वेलोसिटी पूछा है, तो मैं आपको वेलोसिटी लेके दिखाता हूँ। तो इसकी वेलोसिटी का आप कंपोनेंट कर लीजिए। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 10 cos 60, और cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो 10 cos 60 कितना हो जाएगा 5। इस डायरेक्शन में आएगा 10 sin 60, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5√3। अब मैंने आपको क्या बोला है कि इमेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट और इमेज की और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट प्लेन के पैरेलल, जो आपका प्लेन मिरर है उसकी सरफेस के पैरेलल, मतलब प्लेन मिरर के पैरेलल जो कंपोनेंट होते हैं वो बराबर होते हैं, चाहे मिरर मूव करे और चाहे मिरर मूव ना करे, इन बोथ केसेस। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये प्लेन मिरर के पैरेलल है। इसका मतलब इमेज की वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट होगा जो प्लेन मिरर के पैरेलल होगा वो उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना होगा 5√3। अब जिस कंपोनेंट में चेंजेज आते हैं वो है अलोंग द नॉर्मल वाला कंपोनेंट। अब अलोंग द नॉर्मल वाला कंपोनेंट ऑब्जेक्ट का कितना है 5, प्लेन मिरर का कितना है 5, प्लेन मिरर का कितना है, तो इसका कंपोनेंट करिए प्लेन मिरर का, अलग कलर यूज कर लेते हैं। तो प्लेन मिरर के लिए जब हम कंपोनेंट करेंगे तो ये आएगा 10 cos 37, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी cos 37 कितना होता है, cos 37 होता है बेटा आपका 4/5। तो देखो 10 cos 37 डिग्री ये कितना आ जाएगा बेटा 8, 10 इंटू 4/5 तो कितना आ गया 8। इसका मतलब मिरर की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन वो कितना हुआ 8। अब सुनना, अब ऐसा करते हैं, राइट डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। कल मैं आपको फॉर्मूला लिखने सिखाया था, राइट डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं पॉजिटिव, और लेफ्ट डायरेक्शन को हम मान लेते हैं नेगेटिव। और कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर।
ठीक। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको इमेज का वेलोसिटी निकालना है माइनस मिरर का वेलोसिटी क्या लिखा जाएगा, +8 क्योंकि राइट साइड में है, इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा, +5 क्योंकि राइट साइड में है, दैट इज +5 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लिखा जाएगा, +8 क्यों, क्योंकि राइट साइड में है इसलिए +8। अब आप इसको सॉल्व करिए बेटा, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, -3 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, +3 और 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आया वो आया +11, वो -11 नहीं आया, वो +11 आया। और +11 आया इसका मतलब है कि जो इस डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हमने राइट साइड को पॉजिटिव माना है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 11। अब वो पूछे कि इमेज की वेलोसिटी का नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज, और इसका वो अगर हमसे मैग्नीट्यूड जानना चाहे तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, x कितना है 11 का स्क्वायर प्लस y कितना है 5√3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इमेज का नेट वेलोसिटी। अब आप लिख लें, अब देखिए वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस को हम यहीं पॉज करते हैं और अब कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। अब एक कंसेप्ट होता है फील्ड ऑफ विजन। तो फील्ड ऑफ विजन क्या कंसेप्ट होता है, मैं उसे समझा देता हूं आपके लिए और फिर उस पर एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए फील्ड ऑफ विजन का मतलब होता है कि वो वाला एरिया जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज अवेलेबल हो, जैसे जैसे मान लीजिए बेटा ये प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है, और मान लेते हैं बेटा यहाँ कोई मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इस प्लेन मिरर के पीछे बनेगा और एग्जैक्ट उतनी ही दूरी पर बनेगा, दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताइए जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो सभी रेज कहाँ से आती हुई लगती हैं, इस इमेज से आती हुई लगती हैं, तो ये है रिफ्लेक्टेड रेज। तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहाँ से आती हुई लगती हैं, प्लेन मिरर से आती हुई लगती हैं, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं। जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहाँ से आती हुई लगती हैं, प्लेन मिरर से आती हुई लगती हैं, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं। अब मुझे बताइए अगर कोई आंख यहां पर अवेलेबल है तो इस आंख में ये रिफ्लेक्टेड रेज एंट्री लेंगी, और जब ये आंख में रेज एंट्री लेंगी तो आंख इस इमेज को देख पाएगी। लेकिन मान लीजिए कोई आंख यहां अवेलेबल है, मतलब कोई ऑब्जर्वर यहां अवेलेबल है, क्या इस ऑब्जर्वर की आंख में ये रिफ्लेक्टेड रेज जा पाएंगी, नहीं जा पाएंगी। इसका मतलब ये वाली आंख क्या इस इमेज को देख पाएगी, नहीं देख पाएगी। तो इस वाली इमेज को जो जो ऑब्जर्वर देख पाएंगे वो ऑब्जर्वर इस बाउंड्री के इस साइड में होने चाहिए। तो ये हो गया आपका। तो ये वाली जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है यहां से यहां तक, दैट रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ विजन। मतलब फील्ड ऑफ विजन मतलब जहां होकर उसको देखा जा सके। तो अगर ऑब्जर्वर यहां होगा तो वो इमेज को देख पाएगा, और अगर ऑब्जर्वर यहां होगा तो वो इमेज को नहीं देख पाएगा। तो ये वाला जो रीजन है, जैसे फुटबॉल फील्ड मतलब जहां हम फुटबॉल खेलते हैं, तो ऐसे ही फील्ड ऑफ विजन जहां पर होकर हम इमेज को देख सकें। तो ये वो रीजन है जहां पे अगर आई प्रेजेंट होगी तो वो इस इमेज को देख पाएगी। तो इस रीजन को बोलते हैं क्या, फील्ड ऑफ विजन। तो आपको समझा, फील्ड ऑफ विजन, फील्ड ऑफ विजन। तो फील्ड ऑफ विजन कौन से रीजन को बोलेंगे। अब देखिए इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में खास बात क्या है, इस वाले रीजन में रिफ्लेक्टेड रेज अवेलेबल हैं और इस वाले रीजन में रिफ्लेक्टेड रेज अवेलेबल नहीं है। तो फील्ड ऑफ विजन किसको बोलेंगे, द रीजन इन विच, द रीजन इन विच reflected rays are present, reflected
rays are present called field of vision। ठीक, अब सुनना, अब देखिएगा बेटा, अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तब आपको चीज समझेगी। तो आप ऐसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, इसका लेंथ है l, और एक ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक स्मॉल l के बराबर है, ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक स्मॉल l के बराबर है, और ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक स्मॉल l के बराबर है, सारा डिस्टेंस स्मॉल l के बराबर है। और ये है लेट्स से ऑब्जेक्ट, और यहाँ से स्मॉल l की दूरी पर एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इस लाइन पर एक ऑब्जर्वर चल के जाएगा। ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन पे क्या होगा, एक ऑब्जर्वर चल के जाएगा। ठीक, अब इस लाइन पे जब एक ऑब्जर्वर चल के जाएगा तो ऑब्जर्वर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक हमारा ऑब्जर्वर चल के जाएगा। और जो स्पीड है ऑब्जर्वर का, स्पीड वो u है और वो कांस्टेंट है। तो आपको बताना है कि कितनी देर के लिए आपका ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखेगा, कितनी देर के लिए, ये आपको बताना है। तो देखिए उसका समाधान कैसे करते हैं, सुनना। तो आपको ये पता करना है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहां कहां प्रेजेंट होंगी, क्योंकि अगर ये ऑब्जर्वर इसकी इमेज को देखना चाहता है तो इस ऑब्जर्वर की आंख में इस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टेड रेज जानी चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज ही किसको दिखाती हैं, इमेज को दिखाती हैं। ये सभी रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ की है मैंने, ये मैंने इंसिडेंट रे ड्रॉ नहीं करी हैं, ये कौन है, रिफ्लेक्टेड रे। तो आप रिफ्लेक्टेड रे का ड्राइंग करिए। तो देखिए मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूं। ये ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां होगी, ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहां होगी, यहां होगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सब कहां से आती हुई लगेंगी, इमेज से आती हुई लगेंगी। तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हुई होंगी, मतलब वो प्लेन मिरर से तो जाएंगी ही जाएंगी। तो आप ऐसे लाइन बनाइए, एक लाइन यहां से बनाइए आप ऐसे, और इस लाइन को आप सीधा खींचिए, यहां पे, और इस वाले हिस्से से लाइन बनाइए। तो यहां तक इस तरह से, वहां जगह थोड़ा कम है, कोई बात नहीं। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी आपके लिए गिवन है, दिस इज आल्सो एल। अब मुझे बताइए, जब वो इस वाली डिस्टेंस को चलेगा, जब हमारा ऑब्जर्वर इस डिस्टेंस को कवर करेगा, तब उस ऑब्जर्वर को ये इमेज दिखेगा, अदरवाइज ये इमेज उसको नहीं दिखेगा। तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करें, तो देखिए आपको तरीका बताता हूं। अब देखिए काम पड़ेगा हमारा सिमिलर ट्राइंगल से। आप इस डिस्टेंस को मान लीजिए यहां से यहां तक x, ठीक, और जो ये वाला डिस्टेंस है इसको x मान लीजिए। आप देखिए सिमिलर ट्राइंगल लगाते हैं। आप ये वाला ट्राइंगल देखिए, कौन सा, इस पॉइंट का नाम देते हैं लेट्स से a, इस पॉइंट का नाम देते हैं लेट्स से b, इस पॉइंट का नाम देते हैं लेट्स से p, तो आप और इस पॉइंट का नाम देते हैं लेट्स से q, इस पॉइंट का नाम देते हैं लेट्स से r। आप दो ट्राइंगल देखिएगा, कौन सा, ए आई पी एंड ये बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा, क्यू आई आर, क्यू आई आर, ये दो ट्राइंगल देखिए आप। ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल है तो देखिए बेटा, ये लेंथ कितना है यहां से यहां तक l, और ये लेंथ यहां से यहां तक कितना है 3l, और ये लेंथ कितना है यहां से यहां तक l, और ये लेंथ हमने क्या माना x। तो हम क्या लिखेंगे, x अपॉन l बराबर होगा 3l अपॉन l के। तो यहां से जो x का जो वैल्यू आया वो आया 3l। अब कैलकुलेट करते हैं हम अगला ट्राइंगल। तो अगला ट्राइंगल सुनिएगा। अब आप ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इस वाले डिस्टेंस को आप मान लीजिए y। इस पॉइंट का नाम q है, इस पॉइंट का नाम r है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं s।
ठीक है ना। वो प्लस इन्फिनिटी तो बहुत ऊपर है, वो प्लस इन्फिनिटी से नीचे वाला पॉइंट, जैसे ये लाइन यहां जाकर कट करी वैसे ये वाली लाइन भी कहीं जाकर कट करेगी, उसका नाम हमने क्या रखा है, एस। अब सुनिएगा ट्राइंगल। अब देखिए फिर से ट्राइंगल देखिएगा। ट्राइंगल, आप ये वाला ट्राइंगल देखें, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आएगा आपका कौन सा, यहां से चालू करते हैं, पी आई बी। तो एक ट्राइंगल आया पी आई बी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल देखिए, बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक, तो यहां से चालू करते हैं, आर आई एस, ट्राइंगल आर आई एस। ये दो ट्राइंगल है और ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे, यहां से यहां तक का, ये लेंथ कितना है यहां से यहां तक 2l, और ये लेंथ कितना है यहां से यहां तक l, ये लेंथ कितना है यहां से यहां तक 3l, और ये लेंथ यहां से यहां तक कितना है y। तो हम लिखेंगे y अपॉन इसका ये वाला लेंथ y और इसका ये वाला लेंथ 2l इक्वल टू इसका ये वाला लेंथ कितना है आपका एल एल 2l और वो कितना है 3l। तो y उस बड़े वाले ट्राइंगल का 3l और इस छोटे ट्राइंगल का लेंथ कितना है l। तो आपके y का जो वैल्यू आया वो आया 6l के बराबर। तो आपका y आया 6l के बराबर। अब सुनिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब y आया 6l के बराबर और x आया आपका 3l के बराबर। अब आपको तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, क्यों, क्योंकि जब ऑब्जर्वर इस रास्ते पर होगा तभी उसके आंख में रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगी और तभी वो उस इमेज को देख पाएगा। तो ये वाले रास्ते में उसको कितना टाइम लगेगा, तो सुनिए, तो टाइम लगेगा उसको y माइनस एक्स अपॉन यू, ये टाइम उसको लगेगा। तो t का जो वैल्यू आया वो आया 6l माइनस 3l अपॉन यू, आंसर आया 3l अपॉन यू। तो ये वो टाइम होगा जिस टाइम के लिए आपका ऑब्जर्वर उसकी इमेज को देखेगा। आप लिख लें। तो देखिए आप ये याद रखिए, ये जो सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी है ना, दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो, इससे इस चैप्टर में बहुत काम पड़ेगा, आगे भी काम पड़ता रहेगा। तो इसलिए आप डायग्राम साफ साफ बनाएं, बड़ा बड़ा बनाएं और सिमिलर ट्राइंगल दिखें, जिससे आपको क्लिक करेगा डायग्राम से कि हाँ मुझे सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। तो डायग्राम अगर आपका क्लियर होगा तो आपको क्लिक जरूर करेगा। तो डायग्राम बहुत साफ बनाएं। अब देखिए, अब आगे एक नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। नया हेडिंग डालें, इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स। तो इमेजेस फॉर्म्ड, एक इमेज नहीं बनती, बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। तो इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स। इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स। अब सुनना, इमेजेस फॉर्म बाय टू मिरर्स। अब सुनिएगा कि आपके दो इमेजेस फॉर्म बाय टू मिरर्स, तो इसमें हम दो केस लेंगे। तो पहले मैं आपको एक केस लेके दिखाता हूं जिसमें दोनों मिरर पैरेलल हैं। दोनों पैरेलल हैं और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस है मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको इसकी इमेजेस बतानी है कि दोनों मिरर ने इसकी कैसे कैसे इमेज बनाई और कितनी कितनी इमेज बनाई। तो देखो एक बात क्लियर कर लो, जैसे मान लो एक मिरर है, क्या मान लीजिए एक मिरर है, मिरर का नाम देते हैं लेट्स से मिरर ए। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मिरर ए की जो इमेज है, मिरर ए ने जो इमेज बनाया वो उसके आगे हो जाए? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए आपको मैं समझाता हूं। यहां पे तो ये आपका एक मिरर है, इस मिरर का नाम देते हैं लेट्स से मिरर ए। अब मुझे बताइए, इस मिरर पे अगर रे इस साइड से इंसिडेंट होंगी, जो प्लेन मिरर है अगर इस पे रे इनसाइड से इंसिडेंट होंगी, मतलब आपकी ऑब्जेक्ट इधर है, आपकी ऑब्जेक्ट इस साइड में है, ठीक है। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट इस साइड में है तो आपकी इमेज इस साइड में नहीं हो सकती।
अगर आपकी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो फ्रंट साइड में है तो आपकी इमेज बैक साइड में बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपकी ऑब्जेक्ट बैक साइड में है तो आपकी इमेज किस साइड में हो सकती है? इस फ्रंट साइड में हो सकती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फ्रंट साइड में है तो आपकी इमेज बैक साइड में बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक, अब सुनिएगा सवाल। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में जैसे जब हम इस मिरर के लिए बात करेंगे तो इस मिरर के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये मिरर इसकी इमेज बनाएगा, इस डायरेक्शन में इमेज बनाएगा, और वो इमेज कितने पर होगी? 2 सेंटीमीटर पर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो रेज निकलेंगी, यहां से जो रे निकलेंगी और वो रेज रिफ्लेक्ट होके जब वापस जाएंगी तो वो रे इस वाले पॉइंट से आती हुई लगेंगी इस तरह से। तो ये मैं डिस्टेंसेज नहीं लिख रहा हूं, बाद में लिख देंगे। अब मुझे बताइए, जब ये वाली रे वापस इस मिरर पर जाकर गिरेंगी तो फिर से इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट साइड में है। तो इस वाले सवाल में जब हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट साइड में होगी, मतलब ऑब्जेक्ट उसके लिए हमेशा रियल होगी। और अगर ऑब्जेक्ट रियल है इसका मतलब उसकी जो इमेज बनेगी वो किधर मिलेगी? मिरर के बैक साइड में मिलेगी। तो ये आपके फ्रंट साइड में ऑब्जेक्ट है इस मिरर के लिए, तो ये मिरर जो इमेज बनाएगा वो किधर बनाएगा? बैक साइड में। तो ये डिस्टेंस कितना था? यहाँ से यहाँ तक 2, और ये डिस्टेंस कितना है? 5। तो जो इमेज बनेगी यहाँ से इस साइड में वो कितने पे बनेगी? 7 पे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो यहां से आती हुई लगेंगी। ठीक है, तो ये कितना था आपका? 2, ये कितना है? 5, तो ये कितना हुआ? 7, तो ये भी कितना होगा आपका? 7। फिर क्या होगा? अब इस मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट है, अब इस मिरर के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, वो भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंसिडेंट रे यहां से भी आ रही हैं और इंसिडेंट रेज वहां से भी आ रही हैं। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की रेज है। तो जब आप ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और वहां पे जो आपकी बहुत सारी इमेजेज आप देखते हैं वो यही वाली इमेजेज होती हैं। तो ये अगेन डिस्टेंस कितना है आपका? 5, और ये डिस्टेंस कितना है? 7। तो अगेन जो इधर इमेज बनेगी वो कितने पे बनेगी? 12 पे। भाई ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से कितना हो गया? 5, 12। तो यहाँ से जो इमेज बनेगी वो कितने दूरी पर बनेगी? 12। और इस तरह से आप इसमें इमेज पता कर सकते हैं कि कितनी इमेज, मतलब ऐसे जो इमेजेस की बनती जाएंगी वो कितने कितने डिस्टेंस पर होंगी। तो जिस तरह से मैंने रिफ्लेक्शन इन वाली रे का कंसीडर किया, आप इसमें एक दूसरा सिचुएशन कंसीडर करेंगे जिसमें रिफ्लेक्शन इस वाले मिरर पर लेंगे। फर्स्ट रिफ्लेक्शन लेंगे आप सेकंड मिरर पे। अब देखिए ये जो मैंने रे कंसीडर करी, इन रे का पहला रिफ्लेक्शन इस वाले मिरर पे था, यहां हुआ, फिर यहां हुआ सेकंड रिफ्लेक्शन, यहां हुआ कौन? थर्ड रिफ्लेक्शन। तो ये उन वाली रे का डायग्राम है जिनका फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां पर हुआ था? इस लेफ्ट मिरर पे हुआ था। अब मैं आपको अगला डायग्राम बना के दिखाता हूं, और जिसमें जो रिफ्लेक्शन होगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन वो हम लेंगे किस पे? सेकंड मिरर पे। तो सुनिएगा, तो ये आपका प्लेन मिरर है और एक ये आपका प्लेन मिरर है और यहाँ आपकी ऑब्जेक्ट थी, और इस बार हम पहला रिफ्लेक्शन जो कंसीडर करेंगे वो इस वाले मिरर पे कंसीडर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ बनाएगा, तो जितनी भी रे हैं ऐसे, ठीक। तो ये है आपकी इंसिडेंट रे और ये हो गई यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे और ये हो गई यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे। तो ये डिस्टेंस कितना था आपका? 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा आपका? 3 सेंटीमीटर। ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जब ये रे आगे बढ़ेंगी, अब ध्यान से देखिए, ये वाली रे फिर इस मिरर पर जाकर गिरेंगी, और ये डिस्टेंस कितना है? 5, ये डिस्टेंस कितना है? 3। तो इस मिरर के लिए ये एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, मतलब जो इसकी इमेज है वो इसके लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में यही होता है, किसी एक का इमेज होता है, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, फिर वो इमेज बनाता है, वो नेक्स्ट वाले के लिए ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए ये एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। ये 5 है, ये 3 है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ? 8। तो ये जो इमेज बनाएगा वो कितनी दूरी पर बनाएगा? 8। तो ये डिस्टेंस आएगा आपका 8, और ये होंगी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज। और जिस तरह से हमने इसमें कंटिन्यू किया, आप उसी तरह से उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए मैं एक इमेज आपको और बना के दिखा देता हूं।
अब ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 8 है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, 8 और 5 कितना हुआ 13। तो यहाँ इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है जो कितनी दूरी पर है 13, तो इमेज बनेगी इससे पीछे, और कितनी दूरी पे बनेगी 13 पे, मतलब यहाँ कहीं, और ये डिस्टेंस कितना 13, ये वाली 13। इस तरह से, और इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन चलते जाएंगे, और कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी इनफाइनाइट, क्योंकि कितने रिफ्लेक्शन होंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से कभी आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले कि दो प्लेन मिरर हैं और पूछ ले कि बताइए इमेजेस की डिस्टेंस क्या होंगे, तो पहले आप एक साइड की रे कंसीडर कर लीजिए, उनकी इमेजेस बना लीजिए, फिर आप दूसरे साइड की रेज कंसीडर कर लीजिए, उनकी इमेजेस बना लीजिए। ये जितनी भी इमेजेस हैं वो किसने बनाई है, इस वाले मिरर ने, और इस साइड में जितनी भी इमेजेस आएंगी वो किसने बनाई है, इस मिरर ने। इस साइड में जितनी भी इमेजेस आई हैं वो किसने बनाई है, इस मिरर ने, और इस साइड में जितनी भी इमेजेस आई हैं वो किसने बनाई है, इस मिरर ने। तो ये आप दो डायग्राम बना लेंगे, और इसके बाद वो पूछ ले कि भाई मिरर 1 ने किस किस डिस्टेंस पे इमेज बनाई, तो देखो 2 पर बनाई, फिर आपको 8 वाली मिल गई, फिर आपको 12 वाली मिल गई, एंड सो ऑन। ठीक। हाँ, अब एक चीज और देखिए। अब मान लो यहाँ पे मान लो कोई आदमी खड़ा है, इसमें अंदर मान लो कोई आदमी खड़ा है, मतलब यहाँ अंदर कोई आदमी खड़ा है, और जो आदमी है वो इस डायरेक्शन में देख रहा है, इस डायरेक्शन में। तो आदमी कौन सी इमेजेस देखेगा, जो इस मिरर ने बनाई है, तो वो एक देखेगा 2 पे, फिर अगली देखेगा 8 पे, फिर देखेगा 12 पे, क्योंकि इसकी आंख में जो रे आएंगी वो आएंगे जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, इधर से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंख में नहीं आएंगी, क्योंकि इसकी आंख इस डायरेक्शन में है। तो इस आंख में जितनी भी रे आएंगी वो इससे रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, तो ये जितनी भी इमेज देखेगा वो इस मिरर की बनी इमेजेस देखेगा। अगर ये अपना मुंह घुमा ले, अगर ये अपना मुंह इस डायरेक्शन में कर ले, तो अगर इसकी आंख इस डायरेक्शन में हो जाए, तो इस आंख में जितनी भी रे आएंगी वो इस वाली रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी, तो ये जितनी भी इमेज देखेगा वो वाली इमेजेस देखा जाएगा जो इस मिरर ने बनाई। तो जैसे ये 7 है, ये कितना है 3 है, 13 है। ठीक। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। अब देखते हैं जब मिरर इंक्लाइन होते हैं तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, क्या वहां भी इनफाइनाइट होती हैं, ये सारी बातें चेक करते हैं। तो देखिए इसमें तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट थी, लेकिन जब मिरर ऐसे इंक्लाइन होते हैं तो उनकी नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट नहीं होती, वहां पे नंबर जो होता है वो फाइनाइट होता है। तो क्वेश्चन है कि कितना होता है, तो वो मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। तो देखो बेटा, कहानी ऐसे है कि दो मिरर हैं और वो इंक्लाइन हैं, यहां बनाते हैं। दो मिरर हैं और वो एक दूसरे से इंक्लाइन हैं, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, और इनकी लेंथ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, बहुत बड़ी लेंथ है, नो प्रॉब्लम। और इनके बीच में यहाँ कई ऑब्जेक्ट रखी जाती है, दिस इज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने क्या रखी, कोई ऑब्जेक्ट रखी, दिस इज ऑब्जेक्ट। और हमें अब इसकी इमेजेस बनानी है कि कितनी इमेजेस बनेंगी। तो देखिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, और जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप याद रखें कि आप क्या करें, 360 में थीटा का डिवाइड लगा दें, ये डिग्री में होना चाहिए थीटा, थीटा किस में है, इन डिग्री। तो 360 में आप थीटा का डिवाइड लगा दें, और ये नंबर अगर इवन आया, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इमेजेस, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो दोनों मिरर ने बनाई, मैं उसकी बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ इमेजेस वो होंगी आपकी 360 अपॉन थीटा -1। फिर अगेन आप 360 में आप फिर से अगर 360 में आपने थीटा का डिवाइड लगाया, और ये अगर ऑड आया, 360 में आपने थीटा का डिवाइड लगाया और ये कौन आया, ऑड नंबर, तो अगर ये ऑड नंबर आया तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस वो होंगी 360 अपॉन थीटा -1 इफ ऑब्जेक्ट एट एंगल बाइसेक्टर, if object at angle bisector।
तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अब अगेन 360 अपॉन थीटा अगर आपका ऑड आया तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो होंगी आपकी 360 अपॉन थीटा। कब? इफ ऑब्जेक्ट नॉट एट एंगल बाइसेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी आपकी 360 अपॉन थीटा। तो ये फॉर्मूला अब याद, अब मान लो 360 अपॉन थीटा इंटीजर आया ही नहीं, इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें इमेजेस काउंट करनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन आता है कि काउंट कैसे करेंगे, तो वो मैं समझाऊंगा आपको काउंट कैसे करेंगे, पर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो -1 हो रहा है ना, ये -1 इसलिए हो रहा है क्योंकि दो इमेज कोइंसाइड कर जाती हैं। जो दो इमेज हैं वो क्या कर जाती हैं? कोइंसाइड कर जाती हैं। तो जब इवन आता है तो दो इमेज कोइंसाइड कर जाती हैं, और जब एंगल बाइसेक्टर होता है तो दो इमेज कोइंसाइड कर जाती हैं, इसलिए वो -1 हो रहा है। कैसे वो कोइंसाइड करती हैं, कैसे वो काउंट हम करेंगे, वो सारी बातें मैं समझाऊंगा। इतना आप पहले लिखें, और ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, उसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास। लिख लो सभी लोग। अब सुनना, अब देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूं, तो सुनना मेरी बात पहले। तो पहले इन सभी इमेज के बारे में एक प्रॉपर्टी होती है, दीज ऑल इमेजेस, these all images are present on a circle having center at intersection point of mirror, having center at intersection point of mirror। तो पहली बात तो जितनी भी इमेजेस की हम बात कर रहे हैं, ये सारी इमेज एक सर्कल पर होंगी, और उस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? यहां होगा, इसके इंटरसेक्शन पे। ठीक, अब कैसे इस बात पे भरोसा किया जाए, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, सुनिएगा। जैसे ये भी लिख लें, इसको हटा देता हूं। जैसे आप ऐसे देखिए कि ये आपका एक प्लेन मिरर है और ये आपका एक प्लेन मिरर है। ठीक, हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारी यहां पर है और ये लाइन जॉइनिंग है, इस लाइन जॉइनिंग पे ये ऑब्जेक्ट लाई करती है, और हम मान लेते हैं कि इस एंगल की जो वैल्यू है वो एंगल की वैल्यू है अल्फा और ये एंगल की वैल्यू है बीटा। ठीक, जिस तरह से पिछले वाले सवाल में ऑब्जेक्ट हमेशा उस मिरर के आगे होती थी, वैसे ही इस वाले सवाल में जो ऑब्जेक्ट होंगी वो हमेशा मिरर के आगे होंगी। तो जो भी मिरर इमेज बनाएंगे वो सब किधर बनाएंगे? अपने पीछे, क्योंकि ऑब्जेक्ट उनकी किधर होंगी? आगे। तो जैसे हम इस वाले मिरर की बात करें, तो ये वाला मिरर जो इमेज बनाएगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज को जो ज्वाइन करने वाला लाइन होता है वो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होता है, और प्लेन मिरर उस लाइन को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों लेंथ बराबर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एंगल बनेगा ड्यू टू सिमिलर ट्राइंगल, ये एंगल बनेगा, ये एंगल अल्फा ही होगा। अब अगेन ये एंगल अगर अल्फा होगा तो बेटा जितना डिस्टेंस ये है यहां से यहां तक एल, उतना ही डिस्टेंस ये होगा यहां से यहां तक एल, ड्यू टू सिमिलर ट्राइंगल। ठीक, और अगर हम इस वाले नीचे वाले मिरर की बात करें, तो यहां से आप परपेंडिकुलर डालिए, तो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर ये इमेज बनाएगा मिरर, ये वाला मिरर जो इमेज बनाएगा, तो इमेज और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो मिरर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और मिरर इस लाइन को आधा आधा बांटेगा। तो अब आप इसको यहां से यहां तक ज्वाइन करिए, तो ये इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री है,
तो ये दोनों कौन हो गए, सिमिलर ट्राइंगल, और ये दोनों अगर सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, बीटा, और ये लेंथ एल है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ भी किसके बराबर आएगा, एल के बराबर आएगा। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, ये भी एल के बराबर है, ये भी एल के बराबर है, ये भी एल के बराबर है, और जितनी भी इमेजेज आती जाएंगी वो इसी तरह से आती जाएंगी। जैसे आपको मैं और बता देता हूँ, अब इसने जो इमेज बनाई वो ये वाली इमेज बनाई, ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो बताइए इससे कितना एंगल है, इसका एंगल है यहाँ से यहाँ तक अल्फा प्लस बीटा, और ये एंगल कितना है, बीटा। तो ये इमेज यहाँ से कितना दूर बनाएगा, ये इमेज बनाएगा अल्फा प्लस बीटा पे। ठीक, तो इस वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी जिसका एंगल है अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो इमेज बनाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला मिरर, तो ये वाला जो एंगल होगा यहां से यहां तक वो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा है और ये कितना है, बीटा। इसी तरह से ये जो इमेज बनी, ये कौन सी ऑब्जेक्ट थी, ये ऑब्जेक्ट थी, और ये इमेज बन गई। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं देता हूं लेट से ओ डैश, तो ये इसकी इमेज हो गई लेट से आई डैश। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, जैसे कि ये वाली इमेज थी, तो ये वाली इमेज इसने बनाई थी, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में एक की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो एंगल कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा। तो ये जो इमेज बनाएगा वो कहीं इस साइड में बनाएगा इमेज, इस वाले का, तो इसका नाम दे देते हैं लेट्स से ओ डबल डैश। तो इसका इमेज यहां बन गया आई डबल डैश। और ये जो एंगल आएगा यहां से, ये वाला एंगल जो आएगा वो आएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा। ठीक, तो इस तरह से इमेजेज बनती जाएंगी, और सारी जो इमेज बनेंगी वो कहाँ मिलेंगी, सर्कल पे बनेंगी। अब आपको देखिए मैं इमेज काउंट करने का तरीका बताता हूं कि इमेज काउंट हम करेंगे कैसे। तो इमेज काउंट देखिए ऐसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं इस मिरर का नाम मैं दे देता हूं, इस मिरर का नाम देता हूं मैं M1, और इस मिरर का नाम दे देता हूं मैं M2, और ये दोनों मिरर के बीच में यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, और ये है लाइन, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइन है, और इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, और इस एंगल को एंगल मान लेते हैं बीटा। तो एक है आपका मिरर M1 और एक है मिरर आपका M2, और मिरर M1 और M2 पहला जो इमेज बनाएंगे, M1 कितने एंगल पे बनाएगा, अल्फा पे, और M2 कितने एंगल बनाएगा, बीटा पे। अब M2 अगली इमेज कब बनाएगा, तो देखिए आप क्या करिए, M2 जब इमेज बनाएगा तो ये इसकी इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसमें एंगल ऐड करिए अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसमें अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें ये जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस वाले मिरर के लिए, ये M2 का इमेज है, इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसमें भी आप क्या ऐड करिए, अल्फा प्लस बीटा ऐड करिए। तो यहां पे क्या बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। हाँ, इसको ऐसे लिखिए, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने अल्फा में अल्फा प्लस बीटा ऐड किया था, हमने बीटा में बीटा प्लस अल्फा ऐड किया था। तो आप नोटिस करें ये क्या लिखा है, एक्चुअली में ये लिखा है 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये आप नोटिस करेंगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस 2 बीटा। अब आप अगली इमेज निकालनी है, तो अगली ये इमेज कहां बनाएगा, तो इसमें फिर से आप अल्फा प्लस बीटा ऐड कर दीजिए। तो इसमें जब आप अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। इसमें देखिए ये अल्फा है और ये अल्फा, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब आपको इसकी अगली इमेज निकालनी है, तो आप इसमें ऐड कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें जब आप अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अल्फा, इसमें ऐड करना है आपको अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक, अब आप नोटिस करिए ध्यान से हो क्या रहा है, मैं यहां साइड में डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये जो नंबर्स है ना, इनको मैं लिख के दिखाता हूं थोड़ा अच्छे से, M1 M2। अब देखो रिजल्टेंट आपको क्या दिख रहा है वो मैं बता रहा हूं। पहला यहाँ अल्फा था, यहाँ बीटा था, यहाँ दूसरी एंट्री क्या आई थी, यहाँ पे देखो, यहाँ दूसरी एंट्री आई है अल्फा प्लस 2 बीटा, और यहाँ दूसरी एंट्री क्या आई है 2 अल्फा प्लस बीटा। तो आप नोटिस करिए इसमें 2 बीटा ऐड हो गया और इसमें कौन ऐड हो गया, 2 अल्फा। अब आपको यही करते जाना है, इसमें फिर आप 2 बीटा ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहां पे दूसरी एंट्री कौन थी, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, और यहां पे अगली एंट्री कौन थी, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा।
हाँ, तो देखिए इसमें कौन ऐड हुआ, पहले कौन ऐड हुआ, 2 बीटा, फिर कौन ऐड हुआ, 2 अल्फा। इसी तरह से आप लगातार इसमें ऐड करते जाइए। तो यहाँ पहले कौन ऐड हुआ, 2 बीटा, फिर कौन ऐड हुआ, 2 अल्फा, फिर कौन ऐड होगा, 2 बीटा, फिर कौन ऐड होगा, 2 अल्फा, फिर कौन ऐड होगा, 2 बीटा। इसी तरह से इसमें देखो, पहले ये बीटा था, बीटा में कौन ऐड हुआ, 2 अल्फा, फिर कौन ऐड हुआ, 2 बीटा, फिर कौन ऐड होगा, 2 अल्फा, फिर कौन ऐड होगा, 2 बीटा। और ये तब तक आपको करते जाना है। और फिर कौन ऐड होगा, 2 अल्फा। ये आपको एडिशन तब तक करते जाना है जब तक ये ईच एंट्री लेस देन इक्वल टू 180 ना हो जाए। मतलब ये 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, दिस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लेस देन 180। मतलब जो एंट्री बढ़ती जा रही है वो तब तक करते जाना है आपको जब तक ये टर्म क्या रहे, 180 से छोटी, लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। तो लेस देन एंड इक्वल टू, तो इसको मैं ऐसे लिख देता है, दैट एंट्री इज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और इसको लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि लास्ट वाली इमेज, जो इनकी लास्ट वाली इमेजेस हैं, ये देखिए ये इमेजेस यहाँ पे अभी हमने जब बनाया था तो हमारी इमेज ऐसे बनती गई थी, एक इमेज यहाँ बनी 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 थी। तो ये चांस है कि लास्ट वाली इमेज कोइंसाइड कर जाए। तो लास्ट वाली इमेज कोइंसाइड करेगी, ये पता कैसे चलेगा, तो इन दोनों एंट्री, ये वाली एंट्री प्लस अल्फा प्लस बीटा अगर 360 के बराबर आ गया, मतलब दिस एंट्री प्लस अल्फा प्लस बीटा अगर 360 के बराबर आ गया, मतलब लास्ट वाला इमेज क्या कर गया है, कोइंसाइड। अदरवाइज लास्ट वाला इमेज कोइंसाइड नहीं किया है। तो इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ इमेजेस उसकी काउंट कर सकते हैं।